everyone is doing fine? Perfect. So in the last class we had completed capital market expectation का जो first वाला reading था which is related to macro considerations and framework वो पूरा complete हो गया. आज अपनी start कर रहे second reading of CME. Second reading से start कर रहे हैं. The second reading का focus is on forecasting asset class return. Sir, what is the difference between the first part and the second part? First और second chapter में क्या difference है? First chapter का focus होता था सिर्फ मैक्रो कंसिडरेशंस पे या क्या क्या स्टेप्स है मैक्रो फैक्टर्स को फोरकास्ट करना जैसे जीडीपी इंटरेस्ट रेट एंड ऑल वेयरएज सेकंड चैप्टर का फोकस विल बी ऑन एसेट क्लासेस का रिटर्न को कैसे अपने फोरकास्ट करेंगे मतलब एसेट क्लास का मतलब हो जाएगा इक्विटी फिक्स्ड इनकम रियल एस्टेट करेंसीज जो यहाँ पे फोकस किया हुआ है इस रीडिंग के अंदर में इज इट फाइन तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि फर्स्ट चैप्टर इज फोकसिंग ऑन दी मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस whereas ये जो सेकंड वाला रीडिंग है दी फोकस इज ऑन एसेट क्लासेस का रिटर्न कैसे अपने फोरकास्ट करेंगे तो सर ये चैप्टर को कैसे अपने मूव करने वाले इस चैप्टर में अपने पैरेलली नोट्स लिखते जाएंगे क्योंकि जो चैप्टर है जिस तरीके से राइटअप लिखा हुआ है यू मे फील हेवीनेस जब तुम घर पे सेल्फ स्टडी करेगा मे बी फ्रॉम स्क्वाइजर और मे बी कोई को रीडिंग अगर रेफर करता है उसको थोड़ा सा हेवीनेस फील होगा इस रीडिंग के अंदर में पहले बोल रहा हूँ बट साथ में अपने नोट्स इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे लिखते जाएंगे सो दैट जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे माय नोट्स स्क्वाइजर विल बी सफिशिएंट टू गो थ्रू ऑब्वियसली अपने क्लास के अंदर में कोर का भी सम्स करेंगे मतलब एग्जांपल्स करेंगे सारा का सारा फिर चैप्टर एंड क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो लाइट हो जाएगा ठीक है तो आप स्क्वाइजर रेफर कर सकते हो और साथ में मेरा नोट्स आप रेफर करते चलिएगा परफेक्ट तो सबसे पहला सीएमई के अंदर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पार्ट का फोकस इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सेकंड पार्ट का फोकस इज ऑन सेटिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच एसेट क्लासेस नाउ अराउंड 8 एलओएस है इस रीडिंग के अंदर में प्रीवियस रीडिंग के अंदर में 10 एलओएस था ठीक है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑब्वियसली formulating the CME formulating the capital market expectations. When I say capital market expectation, the focus will be on expected return, the focus will be on variance, the focus will be on correlation, but that is not the only focus because focusing or forecasting the CME is not only limited to setting the expectations about the expected return, variance and the correlation but also about the time horizon. Time horizon पे भी बहुत ज्यादा फोकस है क्यों बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो शॉर्ट टर्म में मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म में मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म फैक्टर्स कैन बी से मार्केट सेंटिमेंट्स इट कैन बी न्यूज इट कैन बी जियोपॉलिटिकल टेंशंस whereas लॉन्ग टर्म में इट कैन बी इन्फ्लेशन इट कैन बी इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट का अर्निंग्स लॉन्ग टर्म में इज इट फाइन तो देयर कैन बी फैक्टर्स व्हिच कैन impact the market in the short term whereas there can be factors which can impact the market in the long term so it's important कि time horizon क्या है जब आप CME draw कर रहे हो आपका time horizon क्या है 1 year 2 years 5 year 10 year that is very important you have to consider all these factors while doing the capital market expectations now under this chapter the 3 approaches has been discussed by the author with respect to drawing the CME first approach is the formal tool first approach is the फॉर्मल टूल उस पे बहुत ज्यादा फोकस है फॉर्मल टूल पे सेकंड अप्रोच इज दी सर्वे सर्वे मतलब हो गया अपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे ठीक है मार्केट सर्वे थर्ड हो गया जजमेंट थर्ड क्या हो गया जजमेंट मतलब सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद खुद का एक्सपीरियंस एंड जजमेंट लगा के सीएमई ड्रॉ करेंगे इज इट फाइन 3 अप्रोच है वापस से रिपीट कर रहा हूं एक है फॉर्मल टूल सेकंड इज सर्वे सर्वे मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन थर्ड हो गया जजमेंट इंफॉर्मेशन गैदर करके खुद का एक्सपीरियंस एंड खुद का जजमेंट लगा के वी विल ड्रॉ दी सीएमई तो आपको समझ में तो आ रहा होगा लास्ट जो 2 मेथड है वो बहुत सिंपल है जो फर्स्ट वाला मेथड है ना फॉर्मल टूल उस पे सबसे ज्यादा फोकस है एंड वही अपना अराउंड 80-90% ऑफ द टाइम लेगा इस रीडिंग के अंदर में एक बार मैं फॉर्मल टूल को सिर्फ टच अप ऑन कर रहा हूं ठीक है क्योंकि आने वाले एलओएस के अंदर में ज्यादा डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे सबसे पहला फॉर्मल टूल यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सर वी कैन ड्रॉ द सीएमई बेस्ड ऑन statistical method based on DCF discounted cash flow method third is the build up approach और risk premium approach build up approach risk premium approach सब कुछ किया हुआ अपना है लेवल 1 लेवल 2 के अंदर में सब कुछ किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल 1 का बहुत ज्यादा टच अपॉन होने वाला है
ठीक है, आज के क्लास में लेवल 1 का काफी ज्यादा टच अपॉन होगा, डोंट वरी, मैं याद दिला दूंगा आपको। तो सबसे पहला मेथड क्या बोला सर, अंडर द फॉर्मल अप्रोच के अंदर में वी हैव स्टैटिस्टिकल टूल। स्टैटिस्टिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल टूल के अंदर में अपने डिस्कस करेंगे अबाउट द सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग चैप्टर लेवल 1 सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। सेकंड इज श्रिंकेज एस्टिमेट, सेकंड इज श्रिंकेज एस्टिमेट। और एक और मेथड है, लेट मी रीथिंक, श्रिंकेज एस्टिमेट, एक श्रिंकेज एस्टिमेट, स्टैटिस्टिक, टाइम सीरीज, लेवल 1 से रिलेटेड है। लेवल 2 सॉरी, लेवल 2 टाइम सीरीज, मेरे को लेवल 1 का लीनियर रिग्रेशन याद आ रहा था, हाँ लेवल 2 का टाइम सीरीज। तो यहाँ पे अंडर द स्टैटिस्टिकल टूल 3 मेथड को लेकर डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन सा बोला, एक बोला सैम्पलिंग, सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक, सेकंड बोला श्रिंकेज एस्टिमेट, थर्ड बोला टाइम सीरीज। ठीक है, तो इस पे अपने टच अपॉन करने वाले हैं, अभी नहीं बाद में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं वर्ड्स लिखा दूंगा और जब मेथड्स आएगा स्पेसिफिकली वहां पे अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज डीसीएफ। डीसीएफ पे बहुत ज्यादा फोकस है बिकॉज डीसीएफ इक्विटी में भी यूज आता है, फिक्स इनकम में भी यूज आता है, रियल स्टेट में भी यूज आ जाएगा डीसीएफ मेथड। थर्ड मेथड इज बिल्डअप अप्रोच, बिल्डअप और रिस्क प्रीमियम अप्रोच, कि अगर सर आरएफ है प्लस वी नीड टू कंसिडर अदर रिस्क प्रीमियम, जैसे डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ये सारे फैक्टर्स के थ्रू, ये सारे रिस्क प्रीमियम के थ्रू यू विल ड्रॉ द रिक्वायर्ड रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे फोकस इज ऑन व्हाट, द फोकस इज ड्रॉइंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्योंकि एज एन एनालिस्ट आपका भी फोकस या आपका जो सबसे ज्यादा टाइम जाएगा विल बी ड्रॉइंग ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कोई भी एसेट क्लास का कैसे फोरकास्ट करे। इज इट फाइन? सेकेंड मेथड जो है वो है सर्वे मेथड। सर्वे मतलब क्या हुआ कि सर अपने सर्वे ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ओपिनियन ले रहे हैं पोल के थ्रू। आप बताइए ना आपके हिसाब से क्या कैपिटल मार्केट हो सकता है, आप बताइए ना आपके हिसाब से क्या ग्रोथ रेट हो सकता है, क्या इन्फ्लेशन हो सकता है। तो सर जिससे अपने सर्वे ले रहे हैं ना, जिससे अपने इनपुट ले रहे हैं, दोज कैन बी एनालिस्ट और दोज कैन बी व्हाट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, मतलब मार्केट एक्सपर्ट होंगे जिसे अपने ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है ऑफ फिलाडेल्फिया, वो लोग भी डेटा गैदर करता है थ्रू दी एक्सपर्ट ओपिनियन, थ्रू दी सर्वे, सर्वे के थ्रू डेटा गैदर करता है। एक बार मैं आपको यूएस फेडरल बैंक का वेबसाइट दिखा देता हूं, यूएस फेडरल बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया। यूएस फेडरल, तो देखो यहाँ पे सर्वे एंड डेटा भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जाओगे सर्वे एंड डेटा, सर क्या चीज का सर्वे लोग गैदर करता है, ये लोग गैदर करता है अबाउट दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई या जीडीपी, ये रहा एसपीएफ, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स। तो ये देखो आप, दिख रहा होगा आपको, फोर्थ क्वार्टर सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स नवंबर 2024 के लिए। तो यहाँ पे यू कैन सी फोरकास्टर्स प्रेडिक्ट हायर नियर टर्म ग्रोथ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है कि 33 फोरकास्टर्स से ये लोग सर्वे किया एंड दे हैव गॉट दी इकोनॉमी का डेटा कि व्हाट कैन बी एज पर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, कि क्या हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी में। ठीक है, व्हाट कैन बी दी जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो इस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया गैदर करता है डेटा थ्रू दी सर्वे। थर्ड मेथड है जजमेंट। जजमेंट इज वेरी इजी, कि आपने डेटा गैदर किया, उसके बाद अपना खुद का एक्सपीरियंस या खुद का अपना एनालिसिस या खुद का अपना जजमेंट लगा के यू आर ट्राइंग टू फॉरकास्ट दी सीएमई। आप क्या कर रहे हो, सीएमई फॉरकास्ट कर रहे हो। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक एलओएस के अंदर में अपने एंटर करते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट, forecasting asset class, expected return, variance and correlation shall also consider the
time horizon. Because there can be different factors that affect the market in short term. शॉर्ट टर्म में ब्रैकेट में लिख लो न्यूज, इन्वेस्टर सेंटिमेंट that affect the market in short term and long term. लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल फंडामेंटल फैक्टर्स मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म returns tend to move towards average mean reversion. और आप जितना फोरकास्ट कर लो लॉन्ग टर्म में तो जो एसेट क्लास का रिटर्न है वो अपने एवरेज की तरफ मूव करता है, मीन रिवर्जन प्रॉपर्टी. सेकंड, 3 अप्रोचेस ऑफ फोरकास्टिंग सीएमई. 3 अप्रोच है. एक सबसे पहला है फॉर्मल टूल. फॉर्मल टूल के अंदर में आप लिख सकते हो पहला स्टैटिस्टिकल मेथड, उसके अंदर में वी हैव सैंपल स्टैटिस्टिक्स, देन वी हैव श्रिंकेज एस्टिमेट, एंड टाइम सीरीज. टाइम सीरीज मतलब क्या हो गया कि सर अपने पास्ट का डेटा देख के लैगेड वैल्यू को देख के अपने फ्यूचर का फोरकास्ट कर रहा है. नेक्स्ट डीसीएफ. डीसीएफ के थ्रू क्या अपने रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अज्यूमिंग कि सर प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है, अज्यूमिंग दी मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो प्राइस के बराबर होगा. तो इफ वी हैव द प्राइस और द इंट्रिंसिक वैल्यू, वी हैव द फ्यूचर कैश फ्लोज, वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिटर्न. इज इट फाइन? रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं डीसीएफ. थर्ड इज रिस्क प्रीमियम और बिल्डअप अप्रोच. रिस्क प्रीमियम और बिल्डअप अप्रोच. सेकेंड टूल रिस्क प्रीमियम और बिल्डअप अप्रोच क्या हुआ, आरएफ से स्टार्ट करेंगे, बाकी डिफॉल्ट, लिक्विडिटी और मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारी चीजों को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे. बी इज सर्वे. सर्वे क्या हो गया? टेकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन वाया पोल ऑन कैपिटल मार्केट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया conducts
survey for GDP, consumer price. थर्ड, सी, जजमेंट. सबसे इजी लिखने के लिए, बट प्रैक्टिकली सबसे डिफिकल्ट है जजमेंट. आफ्टर gathering the data, analyst apply his own judgment, या experience for forecasting CME. ठीक है. ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा सर्वे और जजमेंट क्या है, दूध भात जैसा, एकदम सिंपल. फोकस किस पे? फॉर्मल टूल पे. द फोकस इज ऑन फॉर्मल टूल. चलिए एलओएस नंबर ए स्टार्ट कर रहे हैं अब फॉर्मली. एलओएस ए का कमांड वर्ड दिखता है. डिस्कस अप्रोचेस टू सेटिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर फिक्स्ड इनकम रिटर्न. बोला व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर सेटिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर फिक्स्ड इनकम रिटर्न. तो कौन सा एसेट क्लास को लेकर डिस्कस किया एलओएस नंबर ए के अंदर पे? फिक्स्ड इनकम को लेके. ठीक है. सेटिंग एक्सपेक्टेशंस. रुको एक बार, ये वहां क्यों चला गया? लेट मी राइट बिलो. एलओएस ए setting expectations for fixed income returns. तीन अप्रोच, 3 approaches are discussed, rather 2 approaches are discussed. थर्ड वाला तो सिर्फ दूध भात के लिए दिया है. पहला अप्रोच है DCF अप्रोच, सेकेंड इज रिस्क प्रीमियम और बिल्डअप अप्रोच, थर्ड अप्रोच इज इक्विलिब्रियम अप्रोच. जो इक्विलिब्रियम अप्रोच है उसमें ये बोल रहा है कि सर जो डिमांड एंड सप्लाई है ना ऑफ द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आर इक्विलिब्रियम. मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है. ठीक है, इक्विलिब्रियम अप्रोच. सो द फोकस इज ऑन DCF अप्रोच एंड रिस्क प्रीमियम और बिल्डअप अप्रोच. For drawing fixed income CME, one can follow DCF, build-up approach और इक्विलिब्रियम अप्रोच. लेट्स टॉक अबाउट द DCF अप्रोच. सबसे पहला DCF अप्रोच को लेकर डिस्कस करते हैं. वेरी इजी. DCF अप्रोच में क्या हुआ, इक्विटी का याद दिलाऊं कि सर फ्यूचर का कैश फ्लोज फोरकास्ट करते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न से पुल करते हैं, आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग जाता है, प्राइस से कंपेयर कर लेते हैं, उसके हिसाब से वी टेक द डिसीजन. इज इट फाइन? सर फिक्स्ड इनकम में कैसे करेंगे? DCF अप्रोच तो तभी अप्लाई हो सकता है if we have fixed cash flows या cash flows can be calculated with certainty. सर कैश फ्लोज अपने को क्या तो दिया हुआ है या अपने उसको जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो रीजनेबली एस्टिमेट कर पाए, देन ओनली DCF कैन बी अप्लाइड. उसके बाद सर अपने उसको रिक्वायर्ड रिटर्न से, फिक्स्ड इनकम के अंदर में रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी YTM और दी IRR. कॉर्पोरेट इश्यूर में IRR, फिक्स्ड इनकम में वी हैव YTM से अपने पुल करेंगे और आज के दिन शुड भी प्राइस पता लग जाएगा या इंट्रिंसिक प्राइस पता लग जाएगा बॉन्ड का. इज इट फाइन? लेवल 1 के अंदर में भी अपने क्या करते थे, अज्यूम करते थे बॉन्ड मार्केट आर फेयरली प्राइस्ड. क्या अज्यूम करते थे? बॉन्ड मार्केट आर फेयरली प्राइस्ड. मतलब सर जो कैश फ्लोज दिया हुआ है और अपने YTM से जो पुल करेंगे तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड का प्राइस. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बॉन्ड का प्राइस. तो अगर मान लो बॉन्ड का प्राइस जो है वो फेयरली वैल्यूड है, if we have bond का price, if we have expected cash flows,
कांट वी कैलकुलेट YTM? आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। कैश फ्लो मोड से कैसे करते हैं, CF0 में आज प्राइस डाल दीजिए, CF1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड यू विल पुट द कैश इनफ्लोज ऑफ द बॉन्ड, CPT व्हाट IRR या यहाँ पे अपने YTM बोल रहे हैं, इज इट फाइन? तो अपने यहाँ पे YTM कैलकुलेट कर लेंगे, और यही तो करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब क्या, YTM और IRR ऑफ द कैश फ्लोज, इज इट फाइन? नाउ सर what is the difference between the YTM and the realized return? लेवल वन में अपने कैलकुलेट करते थे रियलाइज रिटर्न वर्सेस YTM। तो यहाँ पे अगेन सर रियलाइज रिटर्न क्या YTM के बराबर हो सकता है? हो सकता है कब? जब तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए YTM का। क्या क्या? एक, सबसे पहला, द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। अगर आप बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तब आपको YTM मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू रियलाइज रिटर्न। सेकेंड, आपको कैश फ्लोज सारा टाइमली आएगा, all the cash flows will be received on time. Third condition, the cash flows will be reinvested at the YTM. याद आ रहा है लेवल वन का तीन कंडीशंस कि सर कब अपना रियलाइज रिटर्न विल बी इक्वल टू YTM इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सा? द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी, ऑल द कैश फ्लोज विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, थर्ड, ऑल द कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट द YTM में अगर अपने रीइन्वेस्ट कर रहे हैं देन ओनली वी विल रिसीव द रिक्वायर्ड रिटर्न और द YTM और द रियलाइज रिटर्न। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ऑल दी कैश फ्लोज आर रिसीव्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शनल बॉन्ड को टच किया? ऑप्शनल कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड? नो। अज्यूमिंग नॉन ऑप्शनल बॉन्ड है, स्ट्रेट बॉन्ड है, इज इट फाइन? क्योंकि सर जहाँ पे ऑप्शनलिटी आ जाएगा कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड में, क्या सर्टेनिटी है कि सारा का सारा कैश फ्लोज मिलेगा? नो। अरे बॉन्ड कॉल भी हो सकता है ना, या पुट कर सकते हो बॉन्ड को। चीज समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे अपने क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सर स्ट्रेट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? स्ट्रेट बॉन्ड है, तभी तो अपने बोलेंगे कि ऑल द कैश फ्लोज विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम। परफेक्ट। सर व्हाट अबाउट द जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर में भी सेम तरीका कि सर अपने पास प्राइस दिया हुआ है, अपने को डायरेक्टली फेस वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि कूपन तो जीरो है, वी कैन कैलकुलेट व्हाट? YTM। वी कैन कैलकुलेट व्हाट? YTM। सर व्हाट अबाउट द YTM ऑफ द बॉन्ड का पोर्टफोलियो? सर अगर मेरे को YTM कैलकुलेट करना है एक सिंगल बॉन्ड का नहीं, इनफैक्ट पूरे पोर्टफोलियो का, तो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी सर। YTM ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द YTM ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड। सर जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का YTM है उसका वेटेड एवरेज ही तो YTM ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो आएगा, इज इट फाइन? वापस से फोकसिंग ऑन रियलाइज रिटर्न वर्सेस YTM, ठीक है सर? जो YTM है वो हो सकता है रियलाइज रिटर्न के बराबर नहीं हो, और सर रियलाइज रिटर्न मे नॉट बी इक्वल टू YTM इफ द बॉन्ड इज सोल्ड बिफोर द मेच्योरिटी। अगर सर अपने बॉन्ड को मेच्योरिटी के पहले सेल कर दे, सर हो सकता है जो रियलाइज रिटर्न है ना वो YTM के बराबर ना आएगा, नहीं आएगा, ठीक है सर? कब नहीं आएगा? कब नहीं आएगा? सर जब अपने बॉन्ड को पहले सेल कर दे रहे हैं बिफोर मेच्योरिटी एंड वी विल रियलाइज सर्टेन कैपिटल गेन और सर्टेन कैपिटल लॉस। सर हो सकता है अपन को कैपिटल गेन हो या अपने को कैपिटल लॉस हो। सर कब कैपिटल गेन होगा, कब कैपिटल लॉस होगा? उसके लिए अपने को सबसे पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्यूलेज ड्यूरेशन। याद है मैक्यूलेज ड्यूरेशन? एक होता है मैक्यूलेज ड्यूरेशन, एक होता था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मैक्यूलेज ड्यूरेशन अपने टेबल बना के करते थे, और इनफैक्ट अपने CFA लेवल 1 के अंदर में तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी करते थे। एक होता था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता था? मैक्यूलेज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक YTM, 1 प्लस पीरियोडिक YTM। याद आ रहा है ऐसा कुछ? परफेक्ट सर। मैक्यूलेज ड्यूरेशन अपने कैलकुलेट कर लिए, मैक्यूलेज ड्यूरेशन अपने कैलकुलेट कर लिए, उसको अपने कंपेयर करेंगे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। सर मतलब क्या हुआ? मान लीजिए क्लाइंट जो है वो बॉन्ड बाई कर रहा है से 10 इयर्स मेच्योरिटी का, 10 इयर्स मेच्योरिटी का, उसका मान लीजिए मैक्यूलेज ड्यूरेशन आता है से 6 इयर्स, मैक्यूलेज ड्यूरेशन आता है से 6 इयर्स, वेयर एज क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 4 इयर्स, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 4 ईयर। नाउ वी कैन चेक कि रियलाइज रिटर्न जो होगा वो YTM से ज्यादा होगा या कम होगा। सर कैसे? बाय कंपेयरिंग द ड्यूरेशन एंड द इन्वेस्टमेंट होराइजन, बाय कंपेयरिंग द ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। सर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन, जैसे अपने वाले एग्जांपल में मेच्योरिटी 10 इयर्स का है, मेच्योरिटी को गोली मारते हैं, ड्यूरेशन कितना बोला? 6 इयर्स का। कौन सा ड्यूरेशन? मैक्यूलेज ड्यूरेशन। याद रखिएगा वेटेड एवरेज टाइम, वेटेड एवरेज टाइम कितना? 6 इयर्स, वेयर एज क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है? 4 ईयर। तो सर जो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम है एज कंपेयर टू दी
मैक्यूलेज ड्यूरेशन 4 years इज लेस देन दी 6 years। तो सर री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट कौन डोमिनेट करेगा? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट का मतलब सर जो कैश फ्लोज आ रहा है उसको अपने इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर अपने री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। प्राइस इफेक्ट मतलब क्या हुआ सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी बैलेंस फ्यूचर कैश फ्लोज। इज इट फाइन? तो सर अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है 4 year वर्सेस 6 year, तो कौन सा इंपैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा? सर इंपैक्ट तो प्राइस इफेक्ट का ज्यादा होगा। इंपैक्ट तो प्राइस इफेक्ट का ज्यादा होगा। इज इट फाइन? ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है ना एज कंपेयर टू दी मेच्योरिटी, एंड ड्यूरेशन ज्यादा एज कंपेयर एज, मतलब मेच्योरिटी 10 साल का है और ड्यूरेशन 6 साल का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लिया आपने? आई थिंक 2 years या 4 year व्हाटसोएवर। ठीक है, तो जो प्राइस इफेक्ट होगा ना वो डोमिनेट करेगा। एंड जब प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करता है तो अपने क्या चाहते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट गिरे? अपने चाहते हैं इंटरेस्ट रेट गिरे सो दैट प्राइस क्या हो? बढ़े। प्राइस इफेक्ट विल व्हाट? डोमिनेट। इज इट फाइन? सेकंड, अगर सर मान लेते हैं सेम ड्यूरेशन अपना 6 years का है एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 7 years, इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 7 year, तो सर क्या डोमिनेट करेगा? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट डोमिनेट करेगा एंड वी वांट इंटरेस्ट रेट टू राइज, क्योंकि सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे अपने री इन्वेस्ट करेंगे ना। इज इट फाइन? इन दैट सिनेरियो सर, ये जो दोनों सिनेरियो का अपने बात किए जहां पे ड्यूरेशन विल नॉट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन दैट दिस टू सिनेरियोस जो रियलाइज रिटर्न होगा ना वो वाईटीएम के बराबर नहीं होगा। जो रियलाइज रिटर्न होगा वो वाईटीएम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप बॉन्ड को पहले सेल कर दे रहे हो। इज इट फाइन? सारा चीज अपने लेवल 1 में डिस्कस किए हुए। इनफैक्ट वहां तो प्रॉपर सम्स के थ्रू करते थे, अगर आपको याद आ रहा है। यहाँ पे इस चीज को लोग टेक्सचुअली लिखा है। अब कोई बच्चा इस चीज को रीड करके फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो तुमको लेवल 1 का चीज याद नहीं आ रहा है फिर। इज इट फाइन? और इनफैक्ट यहाँ पे लोग सम भी दिया है कि जो री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट और जो प्राइस इफेक्ट होगा उसके वजह से बताइए ना व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द रियलाइज रिटर्न। कोर के अंदर में सम्स न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व भी करवाया है, वेयर एज इन केस ऑफ स्क्वाइजर सिर्फ टच अपॉन किया है कि अगर अपने को इन्वेस्टमेंट होराइजन दिया हुआ है, मैक्यूलेज ड्यूरेशन दिया हुआ है और बता दिया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके वजह से पूछ रहा है कि सर जो रियलाइज रिटर्न होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू दी वाईटीएम। इज इट फाइन? तो ये डीसीएफ मेथड के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं एक बार, उसके बाद सम्स के थ्रू जो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है डीसीएफ अप्रोच। एक काम करो, डीसीएफ में ए लिख लो इसको। ठीक है, क्योंकि अपने पॉइंटर्स वाइज 1 2 करेंगे। पहला पॉइंट, डीसीएफ अप्रोच कैन बी अप्लाइड if cash flows are known or can be estimated reasonably, या अपने उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। assuming bonds are fairly priced, one can calculate YTM or IRR। realized return can be YTM, हो सकता है realized return can be YTM। conditions, bond is held to maturity, all the cash flows are received on time, cash flows are reinvested। ठीक है,
Also, YTM of the bond portfolio is the weighted average of individual bonds YTM. ये फर्स्ट पॉइंट था ना. सेकंड पॉइंट, रिकैप ऑफ लेवल 1. लिख लो ये वाला चीज कि कोई बच्चा एकदम ही भूल गया है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर आपको जाके लेवल 1 का नोट्स रेफर करना पड़ेगा. नो ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 1 को अपनी इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे. प्लीज. हाँ, रिकैप ऑफ लेवल 1. रियलाइज रिटर्न will not be equal to YTM even though cash flows are received on time, because bond can be sold before. Realizing capital gain or loss. If investment horizon is greater than duration, ये कौन सा ड्यूरेशन है? मैक्यूलेज ड्यूरेशन. If investment horizon is greater than मैक्यूलेज ड्यूरेशन, कौन डोमिनेट करता है? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट. कब गेन और कब लॉस होगा? री इन्वेस्टमेंट में. तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो लॉस होगा, मतलब रियलाइज रिटर्न कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दी YTM. सेकंड, इफ इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लेस देन ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो ड्यूरेशन से कम है, तो कौन डोमिनेट करेगा? प्राइस इफेक्ट. तो अपने चाहते हैं क्या? इंटरेस्ट रेट गिरे तभी तो प्राइस बढ़ेगा. प्राइस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है. इज इट फाइन? और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट में फायदा होगा, लेकिन प्राइस इफेक्ट में लॉस होगा. नेट नेट लॉस होगा. याद आ रहा है? ऐसा कुछ लेवल 1 में अपने बोलते थे कि सर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा है ड्यूरेशन से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट में फायदा, प्राइस इफेक्ट में लॉस. क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, री इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा. नेट नेट कौन जीतेगा? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट. क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन. इज इट फाइन? अगर सब में मान लो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, क्या अपने मैक्यूलेज ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी हैव modified duration, we can calculate Macaulay duration. कैसे? Modified duration is equal to duration, Macaulay duration divided by 1 plus periodic YTM. ठीक है, तो आपको D निकालना है, तो क्या होगा? D is equal to MD into 1 plus YTM. It's very easy. Is it fine? Okay. Example. Mr. X is managing
$500 million बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो सर लैंग्वेज स्किप कर रहा हूं, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है, एमडी लिख रहा हूं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इससे 6, वाईटीएम इससे 5%, इन्वेस्टमेंट होराइजन इससे 2 years। नाउ if interest rate increases by 250 basis point, whether realized return will increase or decrease? बताइए क्या होगा। सारा नंबर्स आपके सामने, सिर्फ आपको ये कमेंट करना है रियलाइज रिटर्न इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन विल बी 6 into 1.05 which will be 6 into 1.05 6.30। इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या दिया हुआ है, 2 years, ठीक है। नाउ सिंस इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो कम है एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन, तो क्या डोमिनेट करेगा, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इज इट फाइन, प्राइस इफेक्ट विल डोमिनेट। अगर प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करेगा, प्राइस इफेक्ट अगर डोमिनेट करेगा तो तुम क्या चाहेगा, इंटरेस्ट रेट गिरे, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, प्राइस इफेक्ट विल डोमिनेट। देयरफॉर if interest rate rises, realized return will be what, will fall and it will be less than YTM, YTM से कम होगा, वेरी इजी, इज इट फाइन। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो री इन्वेस्टमेंट में फायदा, सॉरी री इन्वेस्ट क्या बोला, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हाँ इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो री इन्वेस्टमेंट में फायदा, बट प्राइस इफेक्ट में लॉस। कौन डोमिनेट कर रहा है, प्राइस इफेक्ट। तो सर प्राइस इफेक्ट में क्या होगा, लॉस होगा, रियलाइज रिटर्न कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट, वाईटीएम। इज इट फाइन, परफेक्ट। चलिए स्क्वाइजर में एग्जांपल देखते हैं एक बार। Forecasting bond investment return, Turk manages a 200 million bond portfolio. The portfolio has a YTM of 5.5 and a modified duration of 6.25। ध्यान से modified duration दिया हुआ है, let's calculate duration, maculous duration calculate करते हैं। 6.25 into 1.055 6.59 आ रहा है। तुर्क हैज एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 4 ईयर, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है और ये मैक्युलेस्ड ड्यूरेशन 6.5 आ रहा है। तो सिंस इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है तो कौन डोमिनेट करेगा, प्राइस इफेक्ट। तुम क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट गिरे या इंटरेस्ट रेट बढ़े, यू वांट इंटरेस्ट रेट टू फॉल, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट में लॉस होगा बट प्राइस इफेक्ट में फायदा होगा, प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। And expects bond yield to fall by 25 basis point each year over the investment horizon. Will the Turk likely realize a higher or lower overall return than the initial YTM? Obviously higher होगा, क्यों सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है ना, प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। एंड अगर प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो अपने चाहते हैं इंटरेस्ट रेट क्या हो, गिरे। यहाँ पे बोल दिया इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ऑब्वियसली रियलाइज रिटर्न विल बी व्हाट, ग्रेटर देन द इनिशियल YTM। परफेक्ट। चलिए कोर में जा रहा हूं मैं, कोर के एग्जाम्पल में जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे लिख रहा हूं। इसके बाद आपको स्क्वाइजर का एग्जाम्पल देखना है एंड कोर का एग्जाम्पल नंबर 1। डेटा रीड करते हैं।
Blosch works for discrete asset management in Zurich. Many of the firm's more risk-averse clients invest in a currency-hedged global government bond strategy that uses cash flows to purchase new issues and seasoned bonds all along the yield curve to maintain a roughly constant maturity and a duration profile. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सर ये जो पर्सन है ब्लॉच जो है ये कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा है एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो भी मेजर मोर रिस्क एवर्स क्लाइंट है वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर में इन्वेस्ट करके रखे हैं ठीक है प्लस दे आर एक्चुअली व्हाट करेंसी हेज्ड सर वो जो जहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं वो जो कंपनीज है जो बॉन्ड सेल कर रही है वो जो कैश फ्लोज है वो क्या चीज के लिए यूज हो रहा है न्यू इश्यूज के लिए या कोई सीजन बॉन्ड्स पुराने बॉन्ड्स के लिए ऑल अलोंग द यील्ड कर्व मतलब अलग अलग मेच्योरिटी के लिए द यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1% YTM बोल रहा है पोर्टफोलियो का 1% है कंपाउंडेड एनुअली एंड द modified duration is 4.84. DAM's chief investment officer believes global government yields are likely to rise by 200 basis point over the next 2 years. उसको लग रहा है कि over the next 2 years गवर्नमेंट yield कितना से बढ़ने वाला है 2% से. As central bank removes extraordinary accommodative policies and inflation surge. ठीक है तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है सर इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो गया गवर्नमेंट जो है वो पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा था बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या प्लान कर रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक करने का एंड कितना हाइक कर रहा है 2% सिंगल ईयर में या ओवर द 2 years ओवर द नेक्स्ट 2 years मतलब 1% करके इंक्रीज कर रहा होगा इज इट फाइन Bloch has been asked to project approximate return for this strategy रिटर्न कैलकुलेट करना है ठीक है for this strategy over horizon of 2 year 5 year and 7 year और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 year है तो उसके लिए कितना 5 year है तो कितना एंड 7 year है तो कितना what conclusion is Bloch likely to draw 2 year 5 year and 7 year ओके तो देखो सबसे पहला आपका 1 साल का तो YTM फिक्स हो गया 1% ये आपको मिलेगा इज इट फाइन उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस इफेक्ट एंड री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट 2 years के लिए अलग 5 year के लिए अलग 7 year के लिए अलग इज इट फाइन और कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 2% मॉडिफाइड ड्यूरेशन 4.84 है इसका मतलब क्या हुआ 4.84 इफ द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बाय 1% या अगर यील्ड 1% से चेंज होता है बॉन्ड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बाय 4.84% इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी इसका मतलब इफ द यील्ड राइजेस बाय 2% राइज है ना अगर यील्ड 2% से राइज होता है इसका मतलब बॉन्ड प्राइस कितना से गिरेगा 4.84 into 2 4.84 into 2 जो भी 9% के आसपास आएगा 9.5 समथिंग तो 9.5% विल बी कैपिटल लॉस 9.5% विल बी योर व्हाट कैपिटल लॉस इज इट फाइन तो प्राइस इफेक्ट समझ में आ गया कैपिटल लॉस कितना का होगा 4.84 into 2% तो अराउंड 9.5% के आसपास आएगा वो कैपिटल लॉस होगा उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा री इन्वेस्टमेंट कि सर 2 साल के लिए री इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट क्या होगा और 1% तो मिल ही रहा है आपको YTM of the bond is 1% compounded annually. Is it fine? Let's calculate. यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं yep. एग्जाम्पल 1 तो सबसे पहला 2 year के लिए कैपिटल लॉस कितना होगा कैपिटल लॉस विल बी मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 4.84 into 2 4.84 into 2 9.68% नेगेटिव लिख रहा हूं हाँ लॉस होगा 9.68% का लॉस होगा रेट बढ़ रहा है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस गिरेगा बॉन्ड का 9.68% ओवर द नेक्स्ट 2 years नाउ ठीक से देखना सर मेरे को 1% तो मिलेगा फर्स्ट ईयर में YTM बोला है लोग 1% रहेगा 1%
प्लस, ठीक से देखिएगा सर, मेरे को नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सबसे पहला री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट क्या होगा, री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, ठीक से सुनना सर, ये जो 2% इंक्रीज हो रहा है ना, 2%, ये ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड पे, सेकेंड ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड पे 1% इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड ईयर एंड पे 1% इंक्रीज हो रहा है, इज इट फाइन? तो सर अपने जो 0 to 1 ईयर का कैश फ्लो होगा, 0 to 1 ईयर का जो कैश फ्लो होगा, क्या उसको अपने री इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? सर री इन्वेस्ट करेंगे कब? सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। अरे कोई पैसा आपको फर्स्ट ईयर एंड पे तो मिलेगा ना, फर्स्ट ईयर एंड पे मिलेगा तभी तो आप उसको सेकेंड ईयर में री इन्वेस्ट करोगे, तो इसका मतलब सर फर्स्ट ईयर में कोई री इन्वेस्टमेंट का इनकम होगा क्या फर्स्ट ईयर में? बिल्कुल भी नहीं। अरे ओपनिंग तो कुछ है नहीं ना अपने पास, जो अपने को कैश फ्लो मिलेगा 1 साल के बाद उस बॉन्ड से, मान लो 2 साल का बॉन्ड है, 2 ईयर का बॉन्ड है, तो अपने को फर्स्ट ईयर में मिलेगा बॉन्ड का कैश फ्लो और सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो बोला कि सर फर्स्ट ईयर में कोई री इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं होगा ना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सर फर्स्ट ईयर के एंड में कैश फ्लो मिल रहा है ना, उसको अपने री इन्वेस्ट कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। इज इट फाइन? तो 2 ईयर के अंदर में, 2 साल में आपका री इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या होगा? 1%, सेकेंड ईयर वाला 1%। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 1% री इन्वेस्टमेंट से और नेगेटिव 9.68% अपना जो कैपिटल लॉस हो रहा है। ये जो हो रहा है वो कितने सालों में हो रहा है? 2 साल। तो सर 1 ईयर में कितना पर एनम कितना? इज इट फाइन? 1% इज योर री इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट से सेकेंड ईयर और ये 9.68% इज योर लॉस। तो सर ये तो टोटल हो रहा है 2 साल में, तो बताइए ना पर एनम कितना डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बताओ प्लीज? 3.34%, 3.34% for 2 years. Is it fine? Next, second, कितना होराइजन? 5 ईयर, 5 ईयर का सेम तरीके से कैपिटल लॉस तो सेम ही रहने वाला है 9.68%। सर 1% तो मिलेगा प्लस, अब 5 ईयर के लिए री इन्वेस्टमेंट सोचे, 5 ईयर के लिए री इन्वेस्टमेंट, कोई हो सकता है बच्चा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आपके रिवीजन के टाइम पे इजी हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, कैश फ्लो कहां मिल रहा है आपको? यहाँ पे, ठीक है। एक बार री इन्वेस्टमेंट, सेकेंड टाइम री इन्वेस्टमेंट, थर्ड टाइम री इन्वेस्टमेंट, फोर्थ टाइम री इन्वेस्टमेंट। इज इट फाइन? अब समझ में आया आपको? यहां भी री इन्वेस्टमेंट वाला 0, 1, 2। सर 0 पे तो कैश फ्लो नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल रहा है, इसको री इन्वेस्टमेंट करोगे आप एक बार एट द रेट ऑफ 1%, तो ये रहा ना 1%। चलिए यहां पे देखते हैं। 1% तो आ रहा है प्लस री इन्वेस्टमेंट से। सर जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है ना, उसको अपने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो जो है उसको अपने सेकेंड ईयर के लिए री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1% पे। सेकेंड ईयर का रेट क्या हो गया? 1+1 2। इज इट फाइन? क्योंकि बोला ना 2% करके इंक्रीज होगा ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो सर फर्स्ट ईयर में 1% होगा, नेक्स्ट ईयर में 1% और हो जाएगा, तो सर दोनों सालों में मिला के सेकेंड ईयर में टोटल कितना हो जाएगा? 2%। मतलब सर जो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो होगा ना, उसको अपने थर्ड ईयर में जब री इन्वेस्ट करेंगे कितने रेट पे करेंगे? 2%। फिर थर्ड ईयर वाला फोर्थ ईयर में 2%, फोर्थ ईयर वाला फिफ्थ ईयर में 2%। चीज समझ में आ रहा है? तो टोटल री इन्वेस्टमेंट कितना? 2+2+2 6+1 7%, 7% आएगा। और कैपिटल लॉस तो जो है वो है 9.68%, नेगेटिव 9.68% जाएगा कितने सालों में? 5 इयर्स में। तो कितना आएगा बताना? 7 माइनस 9.68 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, 0.464%, 0.464%। सेम तरीके से करिए 7 इयर्स के लिए। अब 7 इयर्स के लिए सोचना आप सोच सकते हो, या ड्रॉ करके करना है वैसे भी कर सकते हो। 6th 7th
0 से 1 तो कुछ है नहीं, 1 से 2 1%, 2 से 3 2%, 3 से 4 2%, 4 से 5 2%, 5 से 6 2%, 6 से 7 2%। 6 ईयर का कैश फ्लो विल बी री इन्वेस्टेड 2%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 10 प्लस 1 11%। तो 1% री इन्वेस्टमेंट इज 11% माइनस कितना था 9.68%। 9.68%, ये तो पूरा 7 ईयर्स में हो रहा है, तो पर एनम का कितना 11 माइनस 9.68 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 1.188 मतलब 1.19%। 1.19% विल बी योर रियलाइज्ड रिटर्न। इज इट फाइन, क्लियर है? आई होप ये जो री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बट इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप सिंपल सा चीज सोचो ना, आपको कैश फ्लोज ईयर एंड पे मिल रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर एंड पे मिल रहा है, तो सर फर्स्ट ईयर एंड का कैश फ्लो तो री इन्वेस्ट करेंगे ना नेक्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न कितना 1% है री इन्वेस्टमेंट। सेकेंड ईयर का सर फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर मिला के 2%, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपने 2% करके री इन्वेस्ट करेंगे। इज इट फाइन, क्लियर है यहां तक? परफेक्ट। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है ये लोग का, प्लीज आप नोट कर लीजिए। 3.3% चेक कर लेते हैं, 3.3% ये सही दिया है लोग, 0.46% ये सही है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। 6 + 1 7, ये वाला, ये जो 1 है इट शुड बी नेगेटिव 9.68%, नेगेटिव 9.68%। प्लीज नोट कर लीजिए ये वाला चीज, बाद में आप लोग फिर पूछते हो कि ये कैसे किया हुआ, ये जो 1 है दिस विल बी नेगेटिव 9.68% और ये 3.25 विल बी 1। ठीक है, बाकी सब कुछ आउटपुट ठीक आ रहा है। नेक्स्ट वाला 7 ईयर वाला 9.68, 6 + 4 + 1 दिस इज फाइन डिवाइडेड बाई 7 + 1, आउटपुट रॉन्ग है, 1.99 नहीं होगा, कितना होगा 1.19, 1.19 आया था ना अपना, दिस विल बी 1.19। इसको नोट कर लीजिए प्लीज कि कोर के अंदर में रॉन्ग है, प्रिंटिंग एरर हुआ है। परफेक्ट, चलिए एक सेकेंड, ये वन नोट अपने आप हैंग हो जा रहा है, वेट। तो अपना जो फर्स्ट मेथड है DCF वो पूरा हो गया अलोंग विद द एग्जांपल। फिर सेकंड मेथड में मूव कर रहे हैं।